मेरा नाम सिद्धि है और मेरी उम्र 22 साल है। लो खाना खा लो। मैंने अपने भाई को देखते हुए कहकर उसके सामने खाना रखा। वह काम से अभी वापस लौटा था और नहाने धोने के बाद खाना खाने बैठ गया था। चटनी अभी मैं खाना देकर पलती थी, तभी मेरे भाई ने सवालिया अंदाज में प्लेट में रखे रोटी के साथ बजाय सब्जी की चटनी को रखे देखकर कहा। मैंने गहरा सांस लिया और पलटकर हल्की आवाज में उसे बताया, सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने और मम्मी ने भी चटनी के साथ ही रोटी खाई है। तू खा ले। और इतना कहकर मैं उसका जवाब सुने बिना पानी का जग लाकर उसके सामने रखा और फिर अपने आप को छुपाते हुए कमरे में चली गई। ये गरीबी भी बहुत बुरी चीज है, अच्छे अच्छे कीमत मार देती है। जिंदगी की सारी परेशानियां एक ही झटके में दिखा देती है और न सिर्फ दिखा देती है बल्कि बहुत कुछ सिखा भी देती है। मैंने अपने भाई से झूठ बोला था कि हमने चटनी के साथ रोटी खाई है, बल्कि सच तो ये था कि हमने रोटी ही नहीं खाई थी क्योंकि घर में इतना आटा ही नहीं था। कई बार ऐसा होता था कि घर पर पैसे खत्म हो जाते और मुझे अपने भाई के सामने रोटी के साथ चटनी रखनी पड़ती थी, और कभी कभी तो आटा भी नहीं होता था, तो हम लोग भूखे ही सो जाते थे और भाई को मैं रोटी दे दिया करती थी क्योंकि वह रात को काम से आता था। हमने रोटी नहीं खाए और रोटी बचा ली ताकि वह भाई को दी जा सके। कमरे में आकर मैंने अपनी बूढ़ी माँ को देखा तो आकर उसके पैर दबाने लगी। मैंने पांव दबा दी। वह मुझे सदा खुश रहने की दुआएं देती हुई नींद की गहरी वादी में उतरने लगी, जबकि मैं गहराई से अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी के बारे में सोचने लगी। सोच रही थी बल्कि अब तो और ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी, और जिंदगी मुश्किल होने के साथ साथ मेरा सफर भी अब खत्म होता जा रहा था। दीदी, अभी मैं अपनी सोच में थी, अपने भाई की आवाज पर चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। वो मुझे ही देख रहा था। उसे शायद कुछ बात करनी थी, तभी वह यूं यहाँ आया था, वरना वो खाना खाने के कुछ देर बाद सो जाता था। मैंने मुंह पर उंगली रख करने को कहा ताकि मम्मी उठ ना जाए और फिर खुद धीरे छोड़कर उसकी तरफ बढ़ी, कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर आए और कहा कि हाँ बोलो, क्या बात है। मेरे सवालों से उसे देखा तो वह अपनी शर्ट की जेब से कुछ निकालने लगा और फिर वह चीज निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई तो मेरे चेहरे पर खुशी के रंग चमक उठे, क्योंकि वह पैसे थे 3000 रुपए, जिससे हमारा एक हफ्ता तो आराम से निकल जाता था। मैंने उससे कहा कि तुझे मजदूरी मिली है। मैंने नरमी से अपने भाई की पीठ थपथपा कर पूछा तो उसने सर हिला दिया और फिर कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में चला गया। मैंने अपने कमरे में आकर पैसे संभाल कर रखे और कुछ देर में अपने पलंग पर सोने के लिए लेट गई। पैसे आ गए थे तो मेरी तनाव कम हो गई थी, लेकिन ये सोच जरूर मेरे दिमाग में आई थी कि गरीब होना एक देशभक्ति की बात है जिससे हम पहले से ही बाइस है। मेरी आंखों के सामने मेरी जिंदगी के बहुत साल गुजरने लगे थे, जो मुझे एक भी खुशी अब तक नसीब नहीं हुई थी, बल्कि सारी जिंदगी गम में ही हुई थी। मैंने जब से होश संभाला था, मुझे ये गरीब के घर में थी, जिस घर में मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई और मैं रहती थी। मेरा भाई मुझसे 6 साल छोटा था, और उसके अलावा मेरा और कोई भी भाई बहन नहीं था। मेरी मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे। मम्मी घर संभालती और पापा मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट पालते, और पढ़े लिखे ना होने की वजह से ना तो मैं पढ़ाई कर पाए और ना ही मेरा भाई। मेरे पापा बहुत कठोर इंसान थे, जिनको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता था। हम पर गुस्सा करते हैं क्योंकि किसी और पर पापा का बस नहीं चलता था। हम लोग गरीब थे, तभी मेरे मम्मी और मेरे पापा के रिश्तेदारों का हमारे घर पर आना जाना था। मेहमान भगवान होते हैं, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए तो और शैतान बन जाते हैं, जिनकी खातिरदारी वगैरह के लिए हमें किसी से उधार लेना पड़ता था। तभी मेहमानों के ना आने पर हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते थे। जिंदगी यूं ही कठोर आजमाइश हो और परेशानियों में गुजराती जा रही थी, जबकि मेरा भाई 16 साल का हो चुका था। मेरे पापा कैसे भी गुस्से वाले और कठोर दिल ही सही, मगर वह हमारे पापा थे, जिन्होंने सारी जिंदगी बहुत मेहनत करके हमें पाला, और अब उनका साया हमारे सर के ऊपर से उठ गया। उनके मरने के बाद हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, जिसकी वजह से मम्मी बीमार रहने लगी। पहले मैं बुनाई सिलाई कर लिया कर लेती थी, लेकिन अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई थी, तभी बुनाई और सिलाई का वक्त मुझे नहीं मिल पाता था, और अब मैं पहले जैसे पैसे भी नहीं कमा पा रही थी। भाई अभी 16 साल का था, उसे ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी काम ढूंढना शुरू कर चुका था, क्योंकि कुछ ना कुछ कमाना तो था ही ताकि पेट भरा जा सके। एक हफ्ते में उसे मजदूरी मिल गई। सारा दिन 100 कैरेट घर ले जाने का काम करता और फिर शाम को वापस घर आ जाता। रोज के रोज उसे अपने पैसे तो मिल जाते थे कि 2 वक्त का खाना बन सके और हमारी माँ के लिए दवाएं ला सके। जिंदगी यूं ही गुजरने लगी थी। मैं 22 साल की थी, जबकि मेरा भाई 18 साल का हो गया।
उसने बताया था कि वह एक वर्कशॉप में काम करता है, जहां का मालिक अच्छा है। शाम को 7 बजे के बाद घर वापस आता था। मुझे परेशानी तो होती थी, लेकिन वह मुझे तसल्ली दे देता था कि वह अच्छी जगह पर काम करता है। जिस पर मैं कुछ महीन भी हो गई थी। जो 3,000 रुपए दिए थे उसके हमारे 10 दिन गुजर गए थे आज। मालिक से पैसे मिले थे और मैंने उससे कहा था कि आते हुए सब्जी वगैरह लेते आना, तो मैं खाना बना लूंगी। जिस पर वह हाँ कहकर चला गया था। मैं घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलता। सौदा भी वही लाता था और 7 बजे के बाद घर आ जाता था। तभी मैं उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन 7 बजे के बाद 9 बजे, लेकिन मेरा भाई पप्पू अभी तक नहीं आया। मुझे परेशानी सी होने लगी थी क्योंकि रात बहुत ज्यादा गहरी हो गई थी। मैंने आज रात का खाना अभी तक नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बाहर जाकर सब्जी वगैरह खरीद सकूं। अपने भाई रोहन का इंतजार था कि वह आए और सब्जी लेकर आए तो मैं खाना बना लूं। मैं और मेरी मम्मी परेशानी से दोपहर से भूखी बैठी हुई। पैसों की बचत के लिए हम सिर्फ 2 समय का ही खाना बनाते थे। तभी दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। यही वजह थी कि भूख से मेरा और मेरी मम्मी का बुरा हाल था भूख लगने। मुझे मेरे भाई की भी फिक्र हो रही थी कि वह जाने किस हाल में होगा। कई बार गली से होकर देख कर आई थी, लेकिन उसके आने का कोई भी नामोनिशान नहीं था। मुझे तो उसके पता मालूम नहीं था क्योंकि ना कभी मैंने उससे पूछा था और ना ही उसने बताने की तकलीफ की थी। तभी मुझे और ज्यादा परेशानी हो चुकी थी। उसका इंतजार करते करते हमें रात के 2 बजे बज चुके थे। मैं और मेरी मम्मी अभी तक भूखी बैठी भाई के आने का इंतजार कर रही, और वह अब तक घर नहीं आया था। अचानक दरवाजा बजा तो मैं खुश हो गई। शायद पप्पू आ गया है। मेरी मम्मी ने कहा कि जा जल्दी देखो सही, दरवाजे के पास भाई आ गया है, तो उसे ज्यादा देर दरवाजे पर खड़ा नहीं रखूंगा। उसके आने की खुशी और परेशानी कम होने पर मैंने तेजी से बिना पूछे दरवाजा खोल दिया। इस समय तो वही घर पर आया होगा। सामने 4 लड़कों को देखकर मैं बहुत हैरान हो गई। वह कौन थे और कौन नहीं मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। तभी मुझे और ज्यादा घबराहट होने लगी और मैंने जल्दी से दरवाजा बंद करना चाहा, ताकि ये लड़के अंदर ना आए। लेकिन उनमें से एक ने दरवाजा बंद करने से पहले ही दरवाजे में अपना पैर अटका करके मेरी तरफ धकेला, तो मैं लड़खड़ा कर पीछे हुई और तेजी से अपनी माँ की तरफ भागने लगी। वो सारे लड़के मेरी तरफ आ रही थी, लेकिन उनकी मेरी तरफ पहुंचने से पहले ही उन लड़कों में से एक लड़के ने मुझे अपने साथ घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। मैं शोर मचाना चाहती थी ताकि मोहल्ले में से कोई मेरी मदद के लिए आता है। मेरी माँ दूर से जमीन पर बैठी थी। बीमार होने की वजह से मुझे देख रही थी। वह पहले ही बीमार थी। मेरी क्या मदद कर सकती थी। वह मुझे घसीटते हुए गाड़ी में अपने साथ बिठाकर ले गए। अंधेरा महसूस करते हुए मैंने शोर मचाने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन तभी उस लड़के ने मेरे हाथ को टाइट से पकड़ा। तभी मैं सोच समझकर रहने लगी, अगर अभी शोर मचाया तो तेरी इज्जत यहीं पर तार तार करके भेज देंगे। उनकी धमकी से मैं डर कर रह गई और वो 4 लड़के थे। ताकत भी मुझसे कई गुना ज्यादा बड़े, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। मेरे साथ 4 लड़के हैं और मैं अपना बचाव भी नहीं कर पाती। अभी इज्जत से डर से मैं चुप रह गई और बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया, क्योंकि मुझे अपनी जान से बढ़कर अपनी इज्जत की परवाह थी। दिल माँ के लिए परेशान था, तो दिमाग आने वाले वक्त से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह लोग आखिर है कौन और मुझसे क्या चाहते हैं। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी जो कोई हमारा दुश्मन बनता। मैं यही सोचो मैं थी, तभी गाड़ी झटके से रुकी। यह कोई सुनसान और वीरानी जगह लगा था। वह लोग मुझे गाड़ी से उतारकर एक अच्छे और पुराने घर आ गए और फिर मुझे एक अच्छे कमरे में ले गए। डर की वजह से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था और मैं दिल ही दिल में मंत्र का जाप करके भगवान से अपनी और अपनी इज्जत की दुआ मांग रही थी। कमरे में लाने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ा और बोले कि जब तक साहब नहीं आता तब तक इस लड़की के पास कोई नहीं जाएगा। उनकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में कई सवाल आने लगे। पता नहीं उनका क्या मकसद था और किस मकसद को पूरा करने की वजह से यह मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। लेकिन अब एहसास हो रहा था कि शायद मुझे बर्बाद करने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। इस बात का एहसास होते ही मैं बहुत रोने लगी। उनका कोई बॉस जो पहले मुझे बर्बाद करता और फिर मुझे अपने उन आदमियों के आगे डाल देता। डर की वजह से मेरा रंग पीला पड़ने लगा था। तभी मैंने हिम्मत करते हुए अपने सामने खड़े लड़के को जोर से धक्का दिया, लेकिन तभी मेरी बाल दूसरे लड़के के हाथ में आए। बाल खींचने की वजह से मेरी जोरदार चीख निकल गई। उस लड़के ने मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया तो मैं जोर से दीवार से टकराकर नीचे जमीन की तरफ गिर गई।
मेरी चीख बहुत दर्द भरी थी। उसने कहा कि भागने की कोशिश करती है, जान ले लूंगा। तेरी इस लड़के को मेरे धक्का देकर भागने के मेरे सामने आकर खड़े होकर बेहद गुस्से से कहा, जिस पर मैं डरकर दीवार से चिपक कर बैठ गई और रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़ने लगी और उनसे प्रार्थना करने लगी कि वह मुझे जाने दे। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैंने क्या बिगड़ा है तुम्हारा जो तुम मुझे यूं उठा कर ले आए हो? मैं उनकी सामने मिन्नत कर रही थी, मगर उनमें से किसी ने भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे यूं ही रोता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर निकल गए। मैं तो पहले ही अपने भाई के लिए परेशान थी, अब मुझे अपनी जान और इज्जत के लाले पड़ गए थे। मैं वही ठीक लगा कर रोती हुई बैठी रही और यहाँ से निकलने के तरीके सोचती रही। लेकिन अच्छे कमरे में एक ही दरवाजा था जो बाहर से बंद था और कमरे में कोई खिड़की तक नहीं जिसके जरिए मैं यहाँ से बाहर जा सकती। यही सोचते हुए परेशान होते हुए कुछ देर बाद जब लड़के वापस आए तो बहुत खुश थे। खुश होकर बोले कि साहब आ गए हैं। उनकी बात सुनकर डर की वजह से मेरा दिल धक धक करने लगा कि पता नहीं कौन होगा, इतना डरावना और कठोर होगा और पता नहीं मेरा क्या हाल करेगा। इन्हीं सब डर की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने अपने आंसू अंदर ही कहीं उतारते हुए आंखें मिर्च कर खोली। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़े इंसान को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वह तो मेरे पापा के दोस्त का बेटा रंजीत जो मुझसे बड़ा था और इस वक्त 27 साल का था। अनपढ़, आवारा और बुरे दोस्तों की सोहबत में रहने वाले रंजीत, इसे तो मैंने कभी कभार मिल ली थी। मेरे पापा के दोस्त का इकलौता बेटा था। उनके अलावा उनकी 3 बेटियां थी। हमारे मुकाबले पापा के दोस्त का ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था। हमारा उनसे ज्यादा मिलना नहीं होता, जिसकी वजह से, क्योंकि जब 9 साल की थी तब पापा के दोस्त मेरे लिए रंजीत का रिश्ता लेकर आए थे। लेकिन जब मेरे पापा ने मुझसे रजामंदी पूछा तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि पापा की दोस्त बहुत ही ज्यादा घमंडी थी जो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते थी और हमें अक्सर कम हैसियत होने के ताने मारा करते हैं। हम गरीब थे, इसमें हमारी क्या गलती थी और अमीर इंसान की किस्मत में लिखी होती है। अगर वह हमारी किस्मत में नहीं थी तो हम बुरे या बेकार तो नहीं हो गए थे। मगर पापा के दोस्त की वाइफ हमें बेकार ही समझती थी। यही वजह थी कि मैं बिल्कुल भी उनसे नहीं बनती थी। मेरे इनकार को वजह बनाकर उन्होंने हमसे ताल्लुके खत्म कर दिया और हमसे मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे बुरा तो लगा था कि मेरी वजह से पापा से उनके दोस्त छोड़ दे, मगर उनके ताने और नहीं देते। पहले से बेहतर तो यही था। रंजीत को उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा या फिर वह खुद ही मेरे सामने नहीं आया था। मैं भी नहीं जानती थी कि वह रिश्ता लाया गया था और उसे देखकर मुझे लग रहा था कि शायद उसने मुझसे शादी से इनकार का तो बदला लेने के लिए मुझे किडनैप करवाया और अब वह जो चाहे मेरे साथ कर सकता है। यह एहसास होते ही मैंने चीख चीख के रोना शुरू कर दिया। लेकिन बोला कुछ नहीं, तुम लोग जाओ यहाँ से। ओके साहब, यानी रंजीत ने कठोर अल्फाज में उनसे कहा। मगर साहब, उनमें से एक ने कुछ कहना चाहा। जब रंजीत ने उसे घूरकर उन्हें देखा, जिस पर वो सर झुकाकर 4 लड़कों को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरे में मैं और रंजीत अकेले ही रह गए थे और डर की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाकर चुप जाऊं। रंजीत धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आया और मेरे पास आकर बैठ गया तो मैं डर की वजह से उठकर खड़ी हुई और उसे कहने लगी, दिखा दी ना तुमने अपनी औकात, बता दिया ना कि तुम एक बहुत बदतमीज लड़के हो जिससे बेबस लड़कियों के साथ वक्त गुजारने की आदत है। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने ही पापा के दोस्त की बेटी को अगवा करवा कर उसकी इज्जत को खतरे में डालते हुए शेर की तरह दहाड़ के अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वह मुझे जो मर्जी है नुकसान पहुंचा देते, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। किस बात की करबहत है तुम में? रंजीत से बहुत गुस्से में मैंने कहा, अब समझी तो तुम मुझसे शादी ना करने का बदला ले रहे हो ना, तुम इतने कमजोर निकलोगे। मुझे पता ही नहीं, मैंने बहुत नफरत भरे अल्फाज में कहा। मेरी कमजोरी तो तुम्हें बहुत जल्दी पता लग जाएगा, जब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। राहुल ने भी जहर उगलने वाले अल्फाज में कहा। उसके अल्फाज इतने कठोर थे कि मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी थी। कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में आया तो मैंने अपनी बर्बादी की ओर से चीखना शुरू कर दिया, लेकिन वह मुझे घूरता हुआ बाहर चला गया, जिस पर मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और खाने की तरफ बढ़ी। पहले मैंने सोचा कि कहीं खाने में कुछ मिलाया हुआ ना हो, लेकिन इतना बुरा हाल था कि मैं अंजाम की परवाह किए बिना खाना खाने लगी। वैसे भी दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था तो वह लोग अंदर आ ही नहीं सकते थे। खाने से फ्री होकर मैं अपनी माँ और भाई के बारे में सोचते सोचते वही सो गई थी।
फिर मेरा हर दिन हर लम्हा हर वक्त इसी डर के साथ गुजरने लगा कि अभी कोई आएगा और मैं बर्बाद होकर रह जाऊंगी। रंजीत उसके बाद मेरे सामने नहीं आया था, ना ही उन लड़कों में से कोई और मेरे पास आया था। अब उनकी ओर से एक नया लड़का, जो मेरे भाई पप्पू की उम्र का था, और वही मुझे रोज 3 बजे वक्त का खाना दे देता था। कमरे में मेरे लिए कपड़े भी रख दिए गए थे, जिसकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन मेरा दिल और दिमाग अपनी परेशानी और अपने भाई और माँ की फिक्र में उलझ कर रह गया था। और 4 लड़के जो मुझे घसीट कर यहाँ पर लाए थे, तो मुझे लगा था कि उनकी नियत और इरादा खराब है। उन्होंने अपने साहब के बारे में बात की तो मुझे उनकी नियत पर यकीन हो गया था कि मेरे साथ बुरा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ अगर रंजीत को देखूंगी, ऐसा कुछ मेरा दिलो दिमाग में भी नहीं था। उस दिन की कठोर बातों के बाद मेरा रंजीत से दोबारा सामने नहीं हुआ था, क्योंकि वह मेरे सामने आया ही नहीं था। ऐसे जैसे वह मुझे यहाँ पर लाकर भूल गया हो, और ये तरह से मेरे लिए अच्छा ही था, क्योंकि इस तरह मेरी इज्जत महफूज थी, जो मुझे अपनी जान से ज्यादा थी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन और फिर करते करते 10 दिन गुजर गए, लेकिन मुझे कैद किया गया, जिसमें मैं रह रह कर बोर हो गई थी और किसी तरीके से यहाँ से भाग जाना चाहती थी। लेकिन अभी तक मुझे कोई मौका नजर नहीं आ रहा था। शाम को मैं यहाँ पर क्या 10 दिन हो चुके थे, तभी दरवाजा खुला। अंदर आने वाले इंसान को देखकर मुझे सौंपने के साथ साथ यकीन दिलाई गई, क्योंकि आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी मम्मी थी, जिसका यहाँ पर आने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अपनी मम्मी को रोते हुए उनसे लिपट गई और उन्हें बताने लगी कि ये दिन मैंने कितनी परेशानी और मुश्किलों से बिताए हैं। हाँ, ये सच है कि मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं दी गई, लेकिन जितनी परेशानी में रही थी, या तो मैं जानती हूँ या मेरे भगवान ही जानते हैं। मेरी मम्मी मुझे तसल्ली देते हुए मुझे बाहर ले जाने लगी, और ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि बाहर कोई भी नहीं था जो रोक लेता, बल्कि जो लड़का मुझे खाना देने के लिए रुका हुआ था, वह गाड़ी में हमें बिठाकर घर छोड़कर गया था। घर पहुंची तो इस ख्याल से डर गई कि अब तक तो मोहल्ले में मेरी बदनामी हो गई होगी, और अब ना जाने लोग क्या बात बनाएंगे। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा सुकून से थी, और यही बात मुझे उठा रही थी। घर में मुझे कहीं भी पप्पू नजर नहीं आया था, तो मैंने अपनी मम्मी से पप्पू के बारे में पूछा, लेकिन मम्मी ने मुझे टाल दिया कि सुबह मिल लेना, आज घर पर नहीं आया और मैं फिक्र ना करूं। सब ठीक है। मैं वहीं अपनी मम्मी के कमरे में सोने के लिए चली गई। इतने दिन तक अनजान कमरे में डर की वजह से सो भी नहीं पाई थी, और आज अपने ही घर में खुद को महफूज पाकर कुछ ही पलों में गहरी नींद में उतर गई थी। अगले दिन में जल्दी नाश्ता वगैरह बनाकर मैंने खुद भी किया और मम्मी को भी करवाया, लेकिन पप्पू अभी भी नहीं आया था। मैंने मम्मी से अपनी परेशानी का बताया कि मोहल्ले वाले ना जाने क्या बात बनाएंगे, और यह भी पूछा कि उन्होंने मुझे ढूंढा कैसे, और साथ ही मैंने मम्मी को रंजीत के बारे में बताना चाहा कि सब उसने किया है। मगर मेरी मम्मी मुझे तसल्ली देते हुए तैयार होने का बोलने लगी, और फिर जब मैं तैयार हो गई तो वह मुझे लेकर बाहर आ गई। अगले 1 घंटे में हम अस्पताल में थे। यहाँ मेरा दिल घबराया, मगर मेरी मम्मी मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ देर में हम एक कमरे के बाहर खड़े थे, लेकिन जब मैंने कमरे में जो ये देखकर हैरान रह गई कि सामने ही बिस्तर पर रंजीत लेटा हुआ था, और काफी हद तक दर्द में भी था। उसके करीब रखी कुर्सी पर उसकी मम्मी बैठी हुई थी। मेरी मम्मी उसकी हालत पर आंसू बहा रही थी, मगर मुझे खुशी हुई कि मेरे साथ बुरा करते करते उसी के साथ बुरा हो गया। मैंने अपनी मम्मी को रोने से रोका और बताया कि रंजीत ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की, जिस पर मेरी माँ ने मुझे डांटा और बहुत नॉर्मल ऐसे में रंजीत से हमदर्दी जताते हुए कहने लगी, पप्पू किसी वर्कशॉप में काम करता था, मगर सारे पैसे घर पर नहीं देता था, बल्कि वह जुआ खेलने लगा था। उसमें मैं पैसे लगाता था और हार जाता, लेकिन अगली बार फिर पैसे लगाया था। उसकी बुरी लात का तो बहुत बुरी तरह से शिकार हो गया था। तब उसके बुरे दोस्तों की सोहबत का असर था। वह हमसे छुपाकर यह सब करता था। तभी घर में हम सब भूखे होते थे, और यही नहीं, वो नशा भी करने लगा था। लेकिन एक दिन रोता हुआ रंजीत के पास गया कि हमारा रिश्ता बेशक रंजीत और उसके घर वालों के साथ खत्म हो गया था, मगर पप्पू रंजीत को बहुत अच्छा समझता था, और वह वाकई बहुत अच्छा था। अभी क्योंकि तुमसे शादी ना होने के बाद वह बहुत सुधर गया था, अच्छी जगह नौकरी करने लगा था, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की थी। रोते हुए रंजीत को बताया कि जुए में आज काफी सारे पैसे हार गया, जो देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जबकि जोश में उसने अपनी बड़ी बहन को देने का फैसला कर दिया। मेरी मम्मी ने बताया तो मैं हैरान होने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, मेरी मम्मी फिर से बोलना शुरू हो गई। उसके बाद रंजीत ने मुझसे बात की और अपना प्लान बताया।
तुम्हें बचाने के लिए रंजीत ने झूठा नाटक किया और कुछ लड़कों के जरिए तुम्हें अगवा कर लिया और जो लड़के तुम्हें लेने के लिए आने वाला था पप्पू को रंजीत ने ही कहीं छुपा दिया था ताकि उसे नुकसान न पहुंचा सके। उसके बाद रंजीत मुझे अपने घर ले गया और पूरे 10 दिन में वहां रही और पप्पू रंजीत के साथ किसी सुरक्षित जगह पर रंजीत ने तुम्हें इसलिए छुपाया था क्योंकि वो लड़के तुम तक न पहुंच सके और फिर उस पर केस कर दिया। उसे तुम्हें अगवा किया हुआ है क्योंकि उसने पप्पू को धमकी दी थी कि उसकी बहन को उठा लेगा पुलिस के खिलाफ और जुआ खेलने और चोरी चकारी के बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और ऐसे ही 10 दिन में ये सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन सेठ के दोस्त का एक्सीडेंट करवा दिया जिसकी वजह से वह आज अस्पताल में पड़ा है और यह सब सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हें और हमें उससे बचना चाहता था। रंजीत का इलाज चल रहा है और 3 महीने के अंदर वह भी घर वापस आ जाएगा। मेरी माँ सारी बात बताकर जब चुप हुई तो मैं बहुत रोने लगी। मैंने रंजीत को इतना समझा था, उसने तो मेरी खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मैं अपनी मम्मी के साथ कमरे में गई। पापा के दोस्त और उनकी वाइफ का व्यवहार मेरे साथ अच्छा था जिस पर मुझे बहुत खुशी हुई। रंजीत ने हमसे ज्यादा तो मैंने उसका धन्यवाद किया जिसने मेरे लिए इतना खतरा मोल लिया था। मैं उसका एहसान मान रही थी जिस पर वह धीरे से मुस्कुराया और बोला कि जिनसे मोहब्बत पर एहसान नहीं किए जाते बल्कि यह तो मोहब्बत करने वालों के ऊपर फर्ज है कि वह जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी दिलोजान से हिफाजत करें। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे मोहब्बत करता था, तभी मुझसे शादी करना चाहता था। मैं चुप हो गई और फिर उसका शुक्रिया अदा करके मैं मम्मी के साथ घर वापस आ गई। 3 महीने बाद रंजीत भी घर वापस आ गया। मेरे पापा के दोस्त की वाइफ एक बार फिर मेरा रिश्ता लेकर घर पर आए और इस बार हमने मना नहीं किया जिस पर 2 महीने के अंदर अंदर मेरी और रंजीत की शादी हो गई। पप्पू सुधर गया था और रंजीत ने किसी अच्छे काम पर लगवा दिया था। पप्पू ने भी मुझसे माफी मांगी थी जिस पर मैंने उसे और इस सब को उसकी नादानी समझकर माफ कर दिया। अब मैं चैन और सुकून से थी और अपने रंजीत के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन कभी कभी सोचती अगर रंजीत ना होता तो मेरा क्या होता, मगर भगवान का कर्म था कि उसने मुझे रंजीत जैसा हमसफर दिया था। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन वालों को जरूर दबाएं ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिले।